आदाब, सलाम, नमस्ते। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट मोटिवेशन सीरीज। प्यारे दोस्तों, हम आज आपको एक खास मेहमान से मिलाने वाले हैं। ये बहुत ही खास मेहमान हैं, खास इस अंदाज में कि आपके एक शागिर्द, आपके एक शिष्य ने अभी कुछ दिन पहले, जिनका नाम साहिल चौधरी है, इंटरनेशनल आर्चरी कंपटीशन में, चैंपियनशिप में हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। आप बहुत ही यंग उम्र में, और जाहिर है कि हमारे देश का नाम ऊंचा किया है साहिल चौधरी ने। तो हम चाहेंगे कि साहिल चौधरी को जिन्होंने तैयार किया, क्योंकि एक काम होता है, किसी का टीचर है, शिक्षक है या कोच है, वो अपने बच्चों को तैयार करते हैं और फिर वो बच्चे आगे निकल जाते हैं और अपना नाम रोशन करते हैं, अपने राज्य का, देश का नाम रोशन करते हैं। तो ऐसे ही आज हम उनके कोच से मिलाने वाले हैं। आप हैं विक्रांत चौधरी सर, जो कोचिंग करते हैं आर्चरी के लिए, तीर अंदाजी के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। आज हमारे साथ विक्रांत चौधरी जी हैं। आप नैनीताल में पार्वती प्रेमा जगती सरस्वती विहार नैनीताल स्कूल है, ये एक बॉयज का बोर्डिंग स्कूल है। उस बोर्डिंग स्कूल में आप आर्चरी के तीर अंदाजी के कोच हैं। विक्रांत चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार सर, अनीस अहमद जी। नमस्कार सर। जो ये आपने बात अभी बोली है कि जो है कोच का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें जो है इसकी काबिलियत के पीछे जो है हाथ होता है। इसमें मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि इसमें कोच के साथ साथ में उसके पेरेंट्स, उसके जो है अदर जितने भी जो है उसको जो है हेल्प करने के लिए जो होता है, जैसे बच्चे के पीछे बहुत लोगों का सपोर्ट होता है। उसमें मेरा मानना है एक सफाई वाला भी जो है बच्चों को सपोर्टिंग देता है। उसके बाद में उसको जो मैस में जो है कर्मचारी होते हैं वो भी जो है बच्चे को बहुत सपोर्टिंग देते हैं, क्योंकि अगर बच्चा जो है खाना नहीं खाएगा तो वो गेम नहीं कर पाएगा। बच्चा को अगर साफ सफाई नहीं मिलेगी तो भी जो है अच्छे से गेम नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं उसकी जो है परफॉर्मेंस पे जो है असर पड़ना ही पड़ना। मेरा मानना ये है, इसके पीछे जो है सीढ़ियां चलती चली जाती है, नीचे से ऊपर तक जो है इसमें जो है बच्चे की सफलता के पीछे सबका जो है हाथ होता है। किसी एक को, कोच को या उनके गार्जियंस को या किसी को एक को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता है। मेरा मानना ये है कि नीचे से लेके ऊपर तक बच्चे को सफलता प्राप्त कराने के लिए सबका बहुत बड़ा योगदान होता है। उसका यहाँ तक कि एक टैक्सी वाला जो है, एक ट्रेन ड्राइवर, जो उसको जो है हर जगह से जहाँ से सपोर्ट मिल रही है वहां तक जो है सभी का उसके जो है बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो बच्चे को सफलता का कारण यही होता है, किसी को एक को क्रेडिट जो है नहीं दिया जा सकता। सर, मेरा ये मानना है। नहीं नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि क्रेडिट जो है वो किसी एक को नहीं दिया जा सकता, लेकिन जाहिर सी बात है, जो शिक्षक होता है और जो कोच होता है वो बहुत मैटर करता है। क्रेडिट तो सबको जाता है, जाहिर है, माता पिता को जाता है, माँ को जाता है, चूंकि माँ खाने पीने का ध्यान रखती है, उसकी सेहत का ध्यान रखती है, अच्छा सा खाना देती है उसको। इसी तरीके से जैसे आपने कहा कि जहाँ वो बच्चा हॉस्टल में अगर रह रहा है उस दौरान में, तो जो सफाई कर्मचारी है, जो लॉन्ड्री वाला है, कपड़े धोने वाला है, खाना बनाने वाला है, सबको जाता है, उसमें कोई शक नहीं है उसमें। बिल्कुल। हम बहरहाल हम आपको अपनी तरफ से एक बार फिर आपको हम मुबारकबाद देते हैं कि आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपका जो शागिर्द है, आपका जो शिष्य है, वो इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर देश के लिए जो है वो गोल्ड मेडल लेकर आया और उसने इतना बड़ा नाम कमाया। आप ये बताएं मुझे कि आपका साहिल चौधरी से खासतौर से कब से आपने उसको ट्रेन करना शुरू किया और कैसे आपका उसका कांटेक्ट हुआ, कैसे आपने साहिल चौधरी को पकड़ा, वो आपकी नजर में कैसे आया? जी जी जी, ये बच्चा जो है सबसे पहले जो है एक शाहपुर में जो है एकेडमी थी, तो उनका नाम भी जीनत मैडम था, वो जो है एकेडमी चलाती थी वहाँ पे। बच्चा जो है सबसे पहले वहाँ गया, वहाँ उसने आर्चरी करते हुए बच्चों को देखा, तो बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट आया उसमें, तो उसके बाद में वो वहाँ पे गया। उसके बाद में बच्चा इंडियन राउंड चलाता था सबसे पहले। तो मैं 2019 में विजय आर्चरी एकेडमी सहारनपुर में, एक प्रियंक भैया है, आईटीबी पे इंस्पेक्टर है अभी जी, तो उन्होंने एकेडमी जो है वहाँ पे स्टार्ट की थी, तो मैं वहाँ पे जो है कोच के पद पे कार्यरत था। उस टाइम पे इनके डैडी का मेरे पास में फोन आया था कि सर जो है हम अपने बच्चे को आपके पास भेजना चाहते हैं, तो आपके वहाँ रहने और खाने की फैसिलिटी है या नहीं है।
तो मैंने उनको बता दिया था कि मैं अपने रूम पे रहता हूँ यहाँ पे, मैं रेंट पे रहता था वहाँ पे। जी तो मैंने उस बच्चे से फिर जो है प्रियंक भैया से बात की। बात करने के बाद में फिर इनके डैडी जो है वहाँ पे लेके आए बच्चे को। तो ये इंडियन राउंड पे ही था तभी। तो फिर उसके बाद में मैंने इससे बच्चे से बात करके, इनके पेरेंट्स से बात करके इसको कंपाउंड बो दिलाया बच्चे को। तो कंपाउंड बो दिलाने के बाद में मैंने इसको दिलाया था, इसमें कंपाउंड में एक नेम है बो का, इसमें पोडियम। तो पोडियम सबसे पहले मैंने बच्चों को बो दिलाया था। उसके बाद में बच्चा जो है जब प्रैक्टिस करने लगा, थोड़ा उसका इंटरेस्ट और बढ़ा। लेकिन इस बच्चे में एक बहुत बड़ी, उसमें आप कुछ भी कह सकते हो, मतलब जो इसकी कैचिंग पावर है, जी। कैचिंग पावर बच्चे में बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आपने जो है कुछ भी शूटिंग में इसको बताया तो बच्चा उसको तुरंत कैच कर लेता है। तो जी कैचिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है साहिल चौधरी की। तो उसी के कारण आज जो है इतनी बड़ी सफलता जो है हासिल कर पाया है। जी। तो जी आपने बताया कि आपने जो है वो इसको एक कंपाउंड बो आपने इसको दिलवाया, इसके पिताजी से आपने कहा, उन्होंने दिलवाया। जी जी। तो कितना खर्चा उसके ऊपर हुआ होगा इनिशियली? सर उस टाइम पे खर्चा लगभग 2 लाख के करीब जो है लगभग हो गया होगा, क्योंकि सेकंड हैंड मैंने इसको दिलाया था। अच्छा। 2 लाख से कम भी हो सकता है, अभी मेरे थोड़ा याद नहीं है। 170 जी जी। 80 के लगभग था। हाँ, जाहिर है, चूंकि इंस्ट्रूमेंट जो है महंगे आते हैं, जी जी और जी। इंस्ट्रूमेंट चूंकि वो बहुत महंगे हो गए हैं सर, जी अभी जी तो बहुत सेकंड हैंड ज्यादा लिया महंगे गया हो तो गए। कुछ सस्ता मिल गया होगा। जी लेकिन जी जी। उसने बच्चे ने मेहनत की उसके साथ में आ, जो जी, है। मेहनत के साथ साथ में बच्चा जो है, बच्चे को जो है फिजिकल के लिए गाइड किया जाता है। हाँ आर्चरी में कौन कौन से जो है एक्सरसाइज होती है, कहाँ कौन कौन सी मसल्स पे हमें कितना काम करना है, वो सारी बातें जो है बच्चे को जो है बताई जाती है। तो उस पे बच्चा जो है बहुत ध्यान से जो है उसको जो है सफलता पूर्वक जो है काम को करता था। इसी वजह से आज जो है सफलता जो है हासिल कर पाया है बच्चा। एक होता है आर्चरी में जो है बच्चे की जो कैचिंग पावर होती है ना सर, वो जो जी है बच्चे के अंदर जो है, एक कोच जब एक बच्चे को जो है गाइड करता है तो जी उसको पता चल जाता है पहले ही कि बच्चे में के अंदर कितना टैलेंट है। जी अगर जी हमारे पास में न्यू एडमिशन, अगर हमारे पास में 2 एडमिशन न्यू आ जाए तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी एंड ग्राउंड एक्टिविटी, बॉडी लैंग्वेज, इन चीजों से ही समझ आ जाता है कि बच्चा जो है आर्चरी करने आया है या टाइम पास करने आया या टाइम पास करने है। आए, वो बहुत जरूरी जी है, जी। बिल्कुल। जी जी जी। जी कोच को जो है उसके 3 या 4 डेज के अंदर ही पता लग जाता है कि ये गेम करेगा कि नहीं करेगा, ये नहीं टाइम करेगा, पास करने बिल्कुल। आया है या आर्चरी करने आया है। जी जी उसकी जी जी। बॉडी लैंग्वेज से, ग्राउंड एक्टिविटी से, इनसे ही कोच पता लगा लेता है कि बच्चा क्या करेगा। नहीं, जाहिर है, वो गुरु की आंखें जो हैं वो बहुत बहुत तेज होती हैं, गुरु की आंखें। और वो बच्चे को जी पहचान जी लेते हैं कि ये बच्चा जो है संजीदा आया है, सीरियस होकर आया है, या खाली टाइम जी पास करने जी के लिए जी। आया बिल्कुल 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 है। सर। जी। तो एक बात और बताएं, जैसे बच्चे आप खास जब आपने कोचिंग शुरू की, तो एक रूटीन होता है, एक समय सारणी होती है, एक टाइम टेबल होता है उसको कोच करने का। जी 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 तो बच्चे, जाहिर सी बात है, रेजिडेंशियल उसमें रहेंगे, आपके साथ रहते होंगे बच्चे जी ज्यादातर, वो जिनको आप जी 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 कोच करते हैं। तो उस टाइम जी। पर आप क्या समय सारणी रखते हैं, क्या एक्सरसाइजेस वगैरह, कितना टाइम उनको देते हैं? और खासतौर से जो तीरंदाजी की मशक जो है वो एक दिन में जी कितने घंटे करते हैं? जी। सर देखो, बोर्डिंग स्कूल है हमारा जी हमारा तो यहाँ पे थोड़ा ग्राउंड टाइम कम मिल पाता है। लेकिन अगर एकेडमी में बच्चा होता है तो एकेडमी में बच्चे को फुल टाइम जो है उसके लिए जो है फुल टाइम रहता है। वहां पे वो ज्यादा प्रैक्टिस कर सकता है, ज्यादा एरो चला सकता है। जी यहाँ क्या होता है, बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है सर, उनको स्कूल भी जाना होता है, आना भी होता है, और उसके बाद में जो है ग्राउंड के लिए जो है टाइम जो है 2 घंटे या 2.5 घंटे इवनिंग के टाइम में मिल पाता है। मॉर्निंग के टाइम में तो 1 आवर ही मिल पाता है, क्योंकि बच्चे को जाने के बाद में स्कूल भी जाना होता है। जी तो यहाँ पे की टाइमिंग आपको बताऊं तो यहाँ बच्चा जो है 4:30 जो है बच्चा जो है उठता है यहाँ पे। उसके जी बाद जी में जो है बच्चा जो है 5:15 पे जो है प्रेप के लिए निकलता है, क्लास के लिए निकलता है 5:15 पर मॉर्निंग में। जी उसके बाद में बच्चा वहां से आता है तो हमारा 6:50 के करीब जो है गेम टाइम स्टार्ट होता है। हम्म। उसके बाद में गेम स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे मैं फिजिकल कराता हूँ बच्चों को, क्योंकि 1 घंटे का टाइम ही होता है सुबह के टाइम पे, तो दोनों काम हो नहीं पाएंगे, प्रैक्टिस एंड फिजिकल। तो उस जी टाइम पे मैं फिजिकल कराता हूँ बच्चे को। उसके बाद में बच्चा जो है ब्रेकफास्ट करने के बाद में स्कूल जाता है, स्कूल से आता है वो 2:50 के करीब। जी तो इनका 3:15 पर इनका गेम टाइम होता है।
तो 3:15 से 5:15 तक इनका गेम टाइम चलता है, 2 घंटे का। मैं मानता हूँ ये गेम के लिए बहुत कम समय है, लेकिन जितना समय हमें मिल रहा है हमें उसी में एडजस्ट करना है और उसी में बच्चे को आगे बढ़ाना है, प्रोग्रेस उसी में कराना है बच्चे को। जी जी। तो मैं अपना टाइम टेबल पहले ही बना के चलता हूँ, मैं अपना शेड्यूल पहले ही बना लेता हूँ अगले दिन का, कि मुझे अगले दिन बच्चे को क्या कराना है। और जितने बच्चे मेरे पास होते हैं मैं हर बच्चे का अलग अलग शेड्यूल बनाता हूँ। इस बच्चे को आज स्कोरिंग करना है, इन बच्चों को आज मैचेस खेलना है, कौन से बच्चे को आज क्या कराना है। तो मैं ये शेड्यूल जो है पहले दिन ही मैं शेड्यूल बनाता हूँ बच्चों का, अगले दिन के लिए मैं पहले दिन प्रिपेयर हो जाता हूँ अगले दिन के लिए। और बच्चे भी आपके पास जो है जो कैंप में आते होंगे, जब आप कैंप लगाते हैं खासतौर से कोचिंग कैंप स्पेशली, तो उसमें बच्चे अलग अलग एज ग्रुप के आते होंगे बच्चे आपके पास? सर यहाँ पे क्या है, बोर्डिंग स्कूल है, हम यहाँ पे जो है फॉर्म निकाल देते हैं कि आर्चरी की वैकेंसी जो है निकली हुई है इसी में। तो बच्चे का हम पहले फिजिकल लेते हैं, स्किल टेस्ट उसका जो है उस टाइम पे नहीं ले पाते। तो बच्चे का फिजिकल जब हम लेते हैं, 800 मीटर रनिंग कराते हैं, ब्रॉड जंप कराते हैं, तो उसको जो है फिजिकल एक्टिविटी करवाने के बाद में फिर उन बच्चों को हम ग्राउंड में बुलाते हैं। तो वहां पे हम बच्चे को जो है ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा बच्चा जो है करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो फिर उसके बाद में जो बच्चा हमें लगता है हाँ ये करेगा, उसको भी हम रखते हैं, और जो नहीं करेगा उसको भी हम रखते हैं जी। ठीक है सर। तो मॉर्निंग टाइम में जब फिजिकल होता है और इवनिंग टाइम में जब उनका फिजिकल होता है, तो कुछ बच्चे जो है आउट हो जाते हैं। कुछ बच्चे आउट हो जाते हैं, वही बच्चे बचते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, जो इंटरेस्टेड हो, जिनको उसमें मजा आने लगता है, जिनको अच्छा लगता है। जी 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 जी। आर्चरी में क्या है, सबसे पहले रबर ड्रॉ करना पड़ता है, उसको बेसिक तैयार करना पड़ता है उसका पहले, उसकी बॉडी लैंग्वेज को सुधारना पड़ता है, उसका खड़े होने का तरीका, उसका जो है बॉडी लैंग्वेज को पूरा जो है हम सुधारते हैं। तो उस टाइम पे बच्चे को क्या लगता है, उस टाइम पे बच्चे को इरिटेट होता है, बच्चा बोर हो जाता है बच्चा, क्योंकि एक जगह खड़े रहना है, एक जगह खड़े रह के उसको रबर प्रैक्टिस करना है, रबर एक्सरसाइज करना है, थेराबैंड एक्सरसाइज करना है, तो बच्चा वहां पे बोर हो जाता है। जी जी। उसके बाद में बच्चा बोर ना हो, छोटे बच्चे अगर होते हैं तो हम क्या करते हैं, सैटरडे में एक गेम टाइम रखते हैं। तो सैटरडे में जो है हम उनको कोई अदर गेम खिलाते हैं, जिससे बच्चा जो है थोड़ा इंटरेस्ट हो जाए और अदर गेम में भी जो है उसका थोड़ा बना रहे। तो इसी वजह से जो है फिर जो है कुछ जी, आप वो कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी जी जी, आप ठीक है। जी जी जी। तो ये बताएं विक्रांत जी कि जो जैसे आपका जो ये बोर्डिंग स्कूल है, इसमें क्लास 6ठी से लेकर के और 12वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं। जी जी जी। तो ये जो खास तौर से तीरंदाजी जो है, ये कौन सी क्लास से आप शुरू करते हैं? क्योंकि आप तो स्पेशलाइज्ड कोच हैं, इसी के लिए रखे गए हैं आप तीरंदाजी के लिए। और भी गेम्स होंगे, जाहिर है बोर्डिंग स्कूल है तो वहां सारे गेम्स होंगे, बोर्डिंग स्कूल में सभी कुछ होता है। तो खाली आर्चरी के लिए आप जो है कब और किस तरीके से, किस एज से आप शुरू करते हैं? सर मैं जो है बच्चे को 6th क्लास से जो है स्टार्टिंग कराते हैं। हम जो है जब वैकेंसीज निकालते हैं 6th 7th 8th और 9th ये बच्चे हम ज्यादा लेते हैं, और 10th 11th 12th ये बच्चे हम कम लेते हैं। अच्छा। क्योंकि इनमें से भी हमें बच्चे जो है 10th 11th 12th में इसलिए भी लेने पड़ते हैं क्योंकि अंडर 19 गेम होते हैं। तो अंडर 19 में हम जो है 10th 11th और 12th को उतारते हैं। तो अंडर 14 के लिए जो है हम 6th 7th और 8th को रखते हैं। तो हमको जो है 6th 7th और 8th वाले बच्चे जब हम लेते हैं तो थोड़ा उनके ऊपर हमें मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको हर एक चीज को बहुत बारीकी से उनको समझाना पड़ता है जिससे उनकी समझ में आ जाए। बड़े बच्चे होते हैं तो थोड़ा वो जल्दी समझ जाते हैं, छोटे बच्चों को थोड़ा जो है टाइम लगता है सर। तो जैसे उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो जैसे हम 9th तक के बच्चे को मैं अलग फिजिकल कराता हूँ और 9th से 12th तक के बच्चों को मैं अलग फिजिकल कराता हूँ जी। उनका थोड़ा जो है हार्ड फिजिकल कराता हूँ, उनका थोड़ा मीडियम कराता हूँ जी जी। ये जो स्कूल है आपका पार्वती प्रेमा जगती सरस्वती विहार नैनीताल, ये एक्सक्लूसिवली बॉयज के लिए स्कूल है और 6ठी क्लास से लेके 12वीं तक का ये स्कूल है।
तो इसमें जी, दाखिले के लिए जो है वो क्या प्रोसीजर रहता है और कितना खर्चा आता है? अगर पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को वहां भेजना चाहते हैं, आप सिलेक्शन करते हैं, आप वैकेंसीज निकालते होंगे, उसका कोई जी, आप जी, कंपटीशन कराते हैं, रिटन टेस्ट होता है, क्या होता है, क्या प्रोसीजर है उसमें दाखिले के लिए? सर यहाँ पे सबसे पहले बच्चे का एडमिशन के लिए सबसे पहले बच्चे का होता है रिटिन होता है, वो तो एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद में बच्चे का जो है इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद में मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद में फिजिकल होता है। उसके बाद में हम लोग जो है लिस्ट निकालते हैं बच्चों की। अलग अलग सेंटर होते हैं हमारे स्कूल के। तो जैसे हमारा धामपुर में भी एक सेंटर है हमारा, अच्छा। तो वहाँ पे बच्चों का एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस लेने के लिए हमारे स्कूल के टीचर्स जाते हैं वहाँ पे। जी। तो उसके बाद में हम लिस्ट लगाते हैं बच्चों की। तो लिस्ट में जिसका भी बच्चा जो है सेलेक्ट होता है तो उनको हम कॉल करके इन्फॉर्म कर देते हैं सर। अच्छा, तो जी ये इसके सेंटर्स तो यूपी में भी होंगे ना? जी जी जी, यूपी में भी है, आपके जो है बिहार में भी है। यूपी में आपके लखनऊ में, धामपुर में, इधर गाजियाबाद में, यहाँ पे सेंटर है सर अच्छा, स्कूल के। अब आप जी तो चूंकि बहरहाल आप जो है आपके जो शिष्य हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इस स्कूल जी के जी खास तौर से कितने बच्चे हैं जो जिन्होंने स्टेट लेवल पर या इंटर स्टेट लेवल पर जो जी है जी वो जी अपनी कुशलता दिखाई है और गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल या जी इनामात जी हासिल जी। किए हैं? सबसे पहले जब मैं यहाँ पे आया था सर, तो यहाँ पे ओनली इंडियन राउंड बो था, कोई कंपाउंड एंड रिकर्व कुछ नहीं था। अच्छा। तो बच्चों का सीबीएसई नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल है 2019 में, जो पंजाब में हुआ था। तो उसके 2018 में भी बच्चों का मेडल है। उसके बाद में एक शिवम वर्मा नाम का बच्चा है, अभी वो 11th क्लास में पढ़ रहा है। तो हम्म। उसको मैंने कंपाउंड बो दिलाया था अभी। तो बच्चा अभी देहरादून में जूनियर नेशनल खेल के आया था। बच्चे को अच्छा। बो चलाते हुए सिर्फ हुए थे, कंपाउंड चलाते हुए 5 महीने हुए थे। तो अच्छा। बच्चा जो है बच्चे का सिलेक्शन जो है जूनियर नेशनल के लिए हुआ था उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड में ही हमारे देहरादून में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई थी। तो उसमें बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है। मेडल तो नहीं ला पाया, जी लेकिन जी। पार्टिसिपेट बच्चा था। नहीं जी नहीं, ये बड़ी बात है, जब बच्चों में इंटरेस्ट हो जाता है, मेहनत करते हैं, तो जी जी हर बार तो नहीं जीत होती है, जी लेकिन जी एक ना एक वक्त ऐसा जरूर आता है कि वो जीत हासिल करते हैं। अगर उन्होंने ये सपना देखा है कि जी मुझे जी नेशनल लेवल पर, मुझे स्टेट लेवल पर जो है वो पोजीशन हासिल जी करनी जी है, तो वो कर लेते हैं। ये डिटर्मिनेशन की बात होती है और वो मेहनत की जी बात जी होती है। तो आप ये जी जी बताएं कि इस स्पोर्ट्स, आप चूंकि जिला मुजफ्फरनगर से आते हैं, आपका गांव जो है वो मुजफ्फरनगर के बहुत करीब आपका गांव साहटू आपका गांव है, जहां जी से जी आपका जी ताल्लुक है। तो आप खुद जो है अपने एरिया में, जो आपका अपना एरिया, चूंकि नैनीताल तो आपसे दूर है और वो जी स्टेट भी दूसरा हो गया, वो उत्तराखंड है, तो आप अपने जी जी राज्य में, अपने इलाके में क्या, किस तरीके से बच्चों को इस फील्ड में आने के लिए, खासतौर से स्पोर्ट्स में आने के लिए जी कैसे जी प्रोत्साहित करेंगे? और कैसे बच्चों को, क्या कुछ किया जा सकता है कि हम कम उम्र में उन बच्चों को यहाँ से कैच करें और फिर उनको किसी कोचिंग कैंप में या किसी सेंटर में उनको दाखला देकर के उनकी तैयारी करें? अपने इलाके के जी लिए जी कैसे, क्या किया जा सकता है? सर मैं अपने इलाके के लिए एक दिन जो है बैठ के सोच भी रहा था। मैंने जो है डिस्कस भी किया था, हमारे जो है एक है वहाँ पे मुजफ्फरनगर के, उनसे डिस्कस भी किया था इस बारे में। मैं चाहता था, मुजफ्फरनगर में जो है एकेडमी तो बहुत है, अभी भी बहुत है, लेकिन जो बच्चा अब जो मीडियम फैमिली का बच्चा है, जी। वो आर्चरी कराने के लिए सक्षम नहीं है सर। क्योंकि अभी इतना महंगा गेम हो गया है, उसको जो इंस्ट्रूमेंट दिलाने दिलाने में जो है बच्चे पेरेंट्स के जो है पेरेंट्स जो है हाथ ही जोड़ने लगता है बाद में कि भैया मेरे मेरे जो है बस की बात नहीं है नहीं अभी। रहेगा, और गांव का तो हर आदमी बच्चों उतना को पैसा सपोर्ट, उतना पैसा जो है अफोर्ड नहीं कर वो सकता है। जी 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 सर, क्योंकि बहुत जो है कॉस्टली गेम हो गया है आर्चरी अब के टाइम पे, क्योंकि मीडियम फैमिली वाला नहीं करा पाता है। तो सर मेरा मानना ये है कि बच्चे को जब हम बिगिनर लेवल पे जो है सपोर्ट करेंगे तो तभी बच्चा आगे बढ़ सकता है। तो हमारे ये सिस्टम में क्या है, बच्चा जो है जब प्रोग्रेस कर जाता है उसके बाद में उसको सपोर्ट मिलता है। जी। तो उसको जो है जब बिगिनर लेवल पे जब उसको सपोर्ट मिलेगा तो मेरा मानना ये है, हमारे मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से जो है एक नहीं सर जो है 10-15 भी मेडल आ सकते हैं, अगर हम बच्चे को बिगिनर लेवल से जो है सपोर्ट करेंगे।
क्योंकि सपोर्ट उसको जो है चाहिए ही तभी होता है जब वो बिगनर होता है, उसको सामान की जरूरत होती है, कोचिंग की जरूरत होती है, ग्राउंड की जरूरत होती है। मेरा ये मानना है सर, अगर बच्चा कहीं जो है बाहर एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहा है तो कम से कम उसका जो है 10,000 उसका मिनिमम महीने का खर्चा है। ग्राउंड फीस, उसके फेसिस एंड इक्विपमेंट तो अलग हो गया सर, इक्विपमेंट का हाँ खर्चा अलग हो गया, मैं आपको रहने प्लस खाने का बता रहा हूँ। जी तो जी 10,000 रुपए सर लग जाता है, और एक मीडियम फैमिली वाला 10,000 रुपए महीना प्लस इक्विपमेंट नहीं दिला पाता है। तो ये मेरा मैं मानना आपको ये बताऊं है। विक्रांत जी, आपको शायद मालूम भी होगा, जिला बागपत में एक गांव है जोड़ी, नाम सुना जी होगा जी, मैं आपने। जानता हूँ सर, शूटिंग रेंज। वहाँ शूटिंग रेंज है। जी 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 जी, बिल्कुल। डॉक्टर राजपाल सिंह ने वो शूटिंग रेंज शुरू की थी, और उन जी बच्चों को लेकर शुरू की थी जो बच्चे आवारागर्दी करते फिरते थे, है ना। जी जी लेकिन जी उनको शौक था कट्टे चलाने का और तमंचे चलाने का। जी 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 जी। ऐसे बच्चों को लेकर के उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हें कट्टे चलाने का, गोलियां चलाने का और तमंचे चलाने का तुम्हें शौक है, आओ हम तुम्हारा शौक पूरा करते हैं। तो जोहड़ी गांव में उन्होंने वो शूटिंग रेंज शुरू की। उसमें लोगों ने मदद भी की, कुछ लोगों ने जमीन भी डोनेट की उसमें, और आज वो जी जी शूटिंग रेंज से बच्चे निकलने वाले बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स में हैं, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर उन लोगों ने, जी जी उन बच्चों ने जो जी, है इनामात और मेडल्स हासिल किए हैं। तो इसी तरीके से बिल्कुल हम, आर्चरी भी उसी तरह का एक गेम है। बच्चे जो है वो, यस महंगा है, शूटिंग भी महंगा है, शूटिंग भी आसान, मतलब इतना सस्ता नहीं जी है जी, शूटिंग भी। शूटिंग भी बहुत वो भी, महंगा पड़ा है। जी जी, ये सब महंगे गेम है, इसलिए महंगे हो जाते हैं कि इनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स महंगे आते हैं जी जी ना। जी, बिल्कुल सर। और लेकिन गांव के बच्चे खास तौर से ऐसी चीजों में बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर उनको सर सही गांव के दिशा बच्चे दी। में टैलेंट बहुत होता है, जी लेकिन उसको सपोर्ट करने वाला नहीं मिल पाता है सर, क्योंकि मीडियम फैमिली वाला जो है इतना सपोर्ट नहीं कर सकता है सर। क्योंकि हमें एक सिस्टमेटिकली जो है लेके चलना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, स्कूल्स को जो है सपोर्ट करना चाहिए। अगर बच्चा जो है गेम के अंदर आ रहा है, उसको जो है थोड़ा उसको टाइमिंग जो है उसका जो है थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, और उसको जो है जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, जैसे उसकी फीस में थोड़ा जो है कम हो जाए, या उसको जो है कुछ इक्विपमेंट जो है अपने से स्कूल दे दे, तो सर थोड़ा मुझे लगता है कि और ज्यादा जो है गेम में आगे बढ़ावा मिल सकता है। नहीं, अब तो आप, हम आपका जैसे शिष्य जो है, आपका जो शिष्य है, मान लीजिए वो एक बच्चा आपका इंटरनेशनल लेवल पर जी हिंदुस्तान का जी नाम उसने रोशन किया, उसने गोल्ड मेडल हासिल किया, क्या आपको जी, गवर्नमेंट की तरफ से, उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से, या नेशनल गवर्नमेंट की तरफ से, या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, या मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की तरफ से, क्या आपको कुछ सपोर्ट मिली? सर अभी जो है हमको जो है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन जो खेल मंत्रालय की तरफ से जो है फॉर्म फिल किए गए हैं, तो वो हमने जो है जमा करा दिए हैं यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली में। हाँ, तो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से तो बच्चे को अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिल पाई है। अच्छा। जी ये भी जी जी, एक मतलब अजीब सी बात है कि एक बच्चा हमारे राज्य का नाम रोशन कर रहा है, हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकारी तरफ से उसको कोई ना कोई सपोर्ट जी मिलनी जी। चाहिए, उसको, उसके कोच को, उसके सेंटर को, जिस सेंटर पे उसने ट्रेनिंग हासिल की है, जी जी वहां से उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। और जी हमें जी, चूंकि ये ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें अपना करियर कोई बच्चा बना सकता है, और एक नहीं हमारे पता नहीं कितने बच्चे निकल सकते हैं। जी 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 जी, हमारे सेक्रेटरी है सर योगिंदर राणा जी। तो वो हमारे यूपी में जो है आर्चरी को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। तो वो लगे हुए हैं कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से बच्चे को सहायता मिले। तो उनके पास में जो है डॉक्यूमेंट से जो है साहिल चौधरी ने भेज दिए हैं। वो अपना जो है जितना उनसे प्रयास हो रहा है वो उतना प्रयास कर रहे हैं। और आर्चरी, यूपी आर्चरी एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए उनका बहुत बड़ा हाथ है सर। क्योंकि जितना वो सपोर्ट करते हैं उतना सपोर्ट शायद यूपी में जो है कोई कर रहा हो अभी के टाइम पे। लगे तो सभी हुए हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारे जो है ओलंपियन सत्यदेव जी जो है, वो भी जो है यूपी आर्चरी एसोसिएशन को बढ़ाने में जो है उनका बहुत बड़ा योगदान है। उत्तराखंड में जैसे हम बात करते हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड में के हमारे जो है राजेंद्र जी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया में ट्रेजरार हैं। तो वो भी जो है आर्चरी को उत्तराखंड में जो है बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। उनका एक सपना है उत्तराखंड में आर्चरी को जो है ऊपर ले जाने का, ओलंपिक्स में मेडल दिलाने का उनका ये सपना है सर। और उनको उसके उनके सपने को साकार करने के लिए जो है हम लोग भी लगे हुए हैं।
जो है बच्चे के पीछे जो है मेहनत कर रहे हैं, बच्चे से मेहनत करवा रहे हैं, तो उनका भी सपना भी जो है हम साकार जरूर करेंगे अगर जो है जी जी, इस नहीं तरीके से बहुत अच्छी मेहनत बात करते है, हैं। आप मेहनत कर रहे हैं। आप मुझे आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि अगर मान लीजिए हम कोई प्लान करें कि अपने जिला मुजफ्फरनगर में या जिला बागपत में हम कोई छोटा सा जो है वो सेंटर कोई बनाना चाहें, जहां आर्चरी भी उसमें एक स्पोर्ट्स को शामिल किया जाए, और हम ऐसे इनिशियली शुरू में हमें कितनी उसमें जगह की जरूरत होगी और कितने हम इंस्ट्रूमेंट्स, अगर हम खुद इंस्ट्रूमेंट्स बच्चों को प्रोवाइड करें, जो जाहिर गरीब बच्चा तो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं खरीद सकता, इतने महंगे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो स्टार्टिंग में तो बच्चा नहीं खरीद सकता। अगर हम कोई बजट बनाएं तो कितना खर्चा उसमें आएगा? अगर हम कोई एक सेंटर बनाना चाहें इस तरह का, जैसे जोड़ी में शूटिंग रेंज बनी है, उसी तरीके से अगर हम जिला बागपत में ही ले लें, अगर हम बनाना चाहें तो क्या उसमें कितना खर्चा आएगा? सर देखिए, अगर हम जो है हॉस्टल एकेडमी के लिए हॉस्टल खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए तो सर देखो मैं आइडिया नहीं दे सकता हॉस्टल में नहीं, कितना वो तो खर्च हॉस्टल का तो हम कर सकते हैं क्योंकि हम तो स्कूल रन करते हैं। सबसे हम स्कूल रन सबसे करते पहले हैं, तो बोर्डिंग स्कूल्स भी हमने देखे, बोर्डिंग स्कूल्स में हमने काम किया है और बोर्डिंग स्कूल हम रन भी जी कर जी रहे हैं, तो हमें वो बिल्कुल मालूम है कि कितना खर्चा आता है। हम जो जानना चाहते हैं इनिशियली एक सेंटर पे अगर हम मान लीजिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मान लीजिए 10-15 इंस्ट्रूमेंट भी हम खरीदना चाहें, कम उम्र के बच्चों से लेकर के ऊपर के बच्चों तक, जाहिर सी बात है हर उम्र के बच्चे के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होगा, उसकी कीमत भी अलग होगी, और बाकी जो चीजों की जरूरत होगी तो उसमें कितना, सपोज ये मान के चले कि हम 20 बच्चों के लिए एक सेंटर खोलना चाहते हैं, तो उसमें कितना तो खर्चा 20 होगा उसमें? उसमें सर देखो, सबसे पहले तो हमारे जो है जमीन का आ गया। सबसे पहले जमीन हमको जो है वहां पे जो है लेनी होगी। जी मिनिमम मिनिमम जो है 100 और 120 जो है मीटर लंबी जो है जमीन हमारे पास में होनी चाहिए, लंबी। हाँ चौड़ाई में जो है सर चल जाएगी, अगर जो है 30 मीटर जो है 40 मीटर जितनी भी, वो तो कैपेसिटी के हिसाब से जो है हम जो है जी वो जी, एडजस्ट कर सकते वो तो जैसे हैं। रही बात फुटबॉल, जैसे कि एक फुटबॉल ग्राउंड होता है या हॉकी ग्राउंड होता है, उतना बड़ा ग्राउंड काफी है। जी जी, नहीं फुटबॉल ग्राउंड तो सर बहुत बड़ा हो जाता है, थोड़ा उससे हाँ कम में चल जाता है आर्चरी का। जी तो जी सर सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट में अगर हम आए, सबसे पहले तो हमें बच्चे को जो है इंडियन राउंड ही जो है देना होगा उसके जो है ड्रॉ करने के लिए। और मेरा मानना ये है सर कि कंपाउंड एंड रिकर्व चलाने से पहले अगर बच्चा इंडियन राउंड में प्रैक्टिस कर रहा है तो बेस्ट है सर, क्योंकि इंडियन राउंड एक आर्चर को बेसिक जो है सिखा देता है। और हाँ जो है इंडियन राउंड में जो है कठिनाइयों का उसको बहुत सामना करना पड़ता है, क्योंकि सर क्या होता है, ये सर्दियों में धूप निकलेगी तो जो है ये तब जो है एरो की डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर हाँ जो है उसमें जो ठंड हो जाएगी तो एरो की डायरेक्शन चेंज करेगा। बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि जो जिसने इंडियन राउंड चला लिया है पहले, तो उसके बाद में उसको रिकर्व उसकी हम बॉडी के हिसाब से, जो बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, जो है हाइट के हिसाब से जो है रिकर्व एंड कंपाउंड को डिसाइड करते हैं देखिए हमने देखा है बचपन में, कि विक्रांत जी आपने भी किया होगा, जब आप गांव में रहे होंगे, आप गांव के रहने वाले हैं, बच्चे जो हैं वो बांस की उससे वो बना लिया करते थे और रस्सी बांध ली उसमें, ऐसी तीर अंदाजी इसी तरीके से सीखा करते थे बच्चे। तो जहां तक सीखने का सवाल है, इनिशियली तो जाहिर सी बात है आप उसको एकदम से तो कंपाउंड बोर्ड नहीं पकड़ा देंगे बच्चे को। नहीं नहीं एकदम से तो नहीं देंगे। जी जी, तो वो चीजें सिखाने के लिए, उनमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हमें वो सारी चीजें इनिशियल जो जरूरत होती है उन चीजों की जरूरत पड़ेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सर, हम जो लोग भी, इंडियन राउंड हमारा होता है इरादा हमारा। है, हम लोग स्कूल बना रहे हैं वहाँ अपने गांव में, जो हमारा गांव है असारा गांव है जिला बागपत में, वहाँ स्कूल बना रहे हैं। अभी तकरीबन 20 बीघे के करीब जगह है, उसमें ग्राउंड भी निकल आएगा, उसमें फुटबॉल ग्राउंड भी निकल आएगा, उसमें और चीजें भी निकल आएंगी। तो हमारा इरादा है कि वहाँ स्पोर्ट्स एकेडमी बनाए और इस तरह की कुछ बच्चों को इंटरेस्ट पैदा करने के लिए जो इस तरह के स्पोर्ट्स भी शुरू किए जाएं, जो कि हमारे खासतौर से जो इंडियन स्पोर्ट्स हैं। जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है सर, ये गेम को बढ़ावा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे पहले तो हमें इंडियन राउंड परचेज करने होंगे सर। तो ये जो है 5000 से लेकर 6000 के बीच में जो है इंडियन राउंड आ जाता है सर। जी जी तो जी जी जी, उसके बाद में जो है जब हम कंपाउंड एंड रिकवर परचेज करेंगे तो हमारा लगभग जो है 2.5 से 3 लाख के बीच में जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट पड़ेगा सर, एक कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट एंड आता है। जी 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 एक इंस्ट्रूमेंट। तो जो जी हमारे टारगेट और स्टैंड होते हैं, टारगेट हमारा यही 3000 या 3500 के करीब जो है हमारा एक टारगेट पड़ता है। जी और हमारा स्टैंड जो है, स्टैंड 2000 एंड जो है 2500 के करीब पड़ता है। जी जी जी। जी
चलिए वो कभी आपसे कहेंगे, उस बारे में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और आपसे कहेंगे कि आप उसकी प्रोजेक्ट की डिटेल्स बना करके हमें दें। हो सकता है कि हम लोग फिर इसी तरह कुछ हम शुरू करें। मैं आपको कोटेशन सेंड कर दूंगा सर। जी जी, कोई बात नहीं है। नहीं मैं जब इंडिया आऊंगा तो आपको बुलाएंगे, जब स्कूल का इनॉग्रेशन होगा तो आपको स्कूल के इनॉग्रेशन में आपको बुलाएंगे और फिर आपसे जो है कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम बच्चों में स्पोर्ट्स, खासतौर से जो इंडियन स्पोर्ट्स हैं इस तरह के, उनको कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं और किस तरह से बच्चों को हम सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे जो बच्चे गलत काम में अपना वक्त गुजारते हैं वो सही काम में वो बच्चे अपना वक्त गुजारें। तो जी 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 सर, हमारे यहाँ पे सर इतनी फैसिलिटी नहीं है अभी, तो जो है थोड़ा बढ़ावा मिलने लगा है गेम को, लेकिन पहले जो है इतनी फैसिलिटी नहीं थी, बच्चे को गाइड करने वाला कोई नहीं था। अगर मेरा मानना ये, अगर बच्चे को जो है हम छोटे से ही जो है जो उसको जो है गाइड करेंगे, उसको जो है हर एक चीज के बारे में बताएंगे कि इससे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सर अभी के टाइम पे बिना गाइड बच्चे अभी गाइड जो बच्चे को अगर हम जो है करते हैं, तो हम जो है किस चीज में गाइड करें बच्चे को। अगर मेरा ये 12th कर लिया बच्चे ने, तो 12th करने के बाद में एक ऑप्शन बच्चा देता है कि मैं बीए करूंगा, तो उससे पूछने वाला ये कोई नहीं होता है कि वो बीए क्यों करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको सही पता ही नहीं, उसको पता नहीं एक्चुअली उसको क्या करना है, कहाँ जाना है, उसको डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं मिलता है। इसी के कारण बच्चे जो है पीछे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल। तो सबसे पहले बच्चे का जो है बच्चे को गाइड करना बहुत जरूरी है, तो मेरा ये मानना है सर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपका बिल्कुल मानना बिल्कुल सही है। बच्चों को एक सही उम्र में, सही एज में उनको दिशा मिलनी चाहिए, गाइडेंस मिलनी चाहिए कि उनको करना क्या है और उनके अंदर क्या टैलेंट है और वो कहाँ जा सकते हैं, किस तरह उस जगह तक पहुंचा जा सकता है। ये बहुत जरूरी है, जो एक जिसे एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग कहते हैं, वो बहुत जरूरी है, जो कि गांवों में बच्चों को नहीं मिलती है। तो इसका हम लोग इंतजाम करेंगे, इसके बारे में सोचा जाएगा बिल्कुल और कोशिश करेंगे। बहरहाल विक्रांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। और मैं आपका नंबर, खासतौर से वीडियो पर जो है मैं आपका नंबर भी डालूंगा, कोई आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहेंगे तो आपसे कांटेक्ट करें। और हम चाहेंगे कि आपके जो शिष्य हैं वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें और देश का, राज्य का और आपका और अपने माता पिता का, सबका नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। धन्यवाद सर।